हेलो 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 रॉन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट वीडियो लेक्चर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है होने वाला है चार्ज। तो चार्ज को थोड़ा सा जाना जाए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या याद होना चाहिए वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब देखो, चार्ज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या होता है भाई चार्ज? सर चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। किसका? ओ भाई ओ, चार्ज is the फंडामेंटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, है ना, कि अगर मैटर है तो उसके अंदर चार्ज होएगा ही होएगा, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? जैसे कि जब हम बिहेवियर ऑफ गैस पढ़े थे, वहां क्या कह रहे थे? सर मैटर है तो उसके पास मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। याद है क्या? हाँ सर, रट ही गया है अब तो उसी में जो चार्ज है वो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसका? मैटर का। अगर मैं मैटर बोल रहा हूं तो उसके अंदर चार्ज होएगा ही होएगा। सर कैसे? ओ भाई, मैटर किससे बना है? सर हमने सीखा था कि जो मैटर होता है ना सर, वो मॉलिक्यूल से बनता है। और मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है सर? एटम मिलके। और ये जो एटम है इसके अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अरे बाबा, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं मैटर बोल रहा हूं तो इसका मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माने तो चार्ज तो है ना भाई। हाँ सर, तो हम भी बोल सकते हैं, बोल क्या होता है कि चार्ज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब कुछ कुछ बुक में क्या लिखा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लिखा है, कुछ कुछ बुक में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लिखा है। तो ज्यादा माथा घुमाने का कोई दिक्कत बात नहीं है, कुछ भी लिखो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट फिजिक्स से हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। और ये क्या करता है सर? चार्ज का काम क्या है सर? क्या करता है ये? चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है। किसका? मैटर का, ठीक है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम कौन हो? सर मैं एक क्लास 10 का छात्रा हूं सर। तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है? सर बदमाशी करना। और उससे क्या होता है? सर पिटाई मिलता है मिलता है कि नहीं? वैसे ही ये जो चार्ज है वो किसका प्रॉपर्टी है? मैटर को। और इसके वजह से मैटर को क्या होता है? चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल मैटर विच, ड्यू टू विच बोल सकते हैं, या फिर ड्यू टू विच it experience force when placed in छोटा p लिखना होता है, placed in electromagnetic field। कुछ रटने का जरूरत नहीं है भाई। ये देखो कितना प्यारा सा, थोड़ा रंगी चंगी बनाया जाए क्या? देखो ये कितना प्यारा सा। सर ये कौन है? मैटर है सर। सर इसका एक प्रॉपर्टी बताइए। इसके अंदर ना चार्ज होता है सर, और इस चार्ज के वजह से उसको क्या मिलता है? पिटाई मिलता है। हाँ सर, फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये ईएमएफ नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैटर माने तुम। सर ये कौन है? सर ये हम लल्लन टॉप वाला आदमी है सर। और तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है? तुम्हारा प्रॉपर्टी, जैसे कि मैटर का प्रॉपर्टी क्या है? उसके अंदर चार्ज होता है। तो तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है? सर मेरा प्रॉपर्टी बदमाशी करना सर। और इससे तुमको क्या होता है? सर बदमाशी करने पर हमको थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो गाल में लगता है मजेदार चाटा मिलता है सर मजा ही आ गया मेरे को तो ठीक है। समझ में आया तुमको कि नहीं समझ में आया? सर ये हमारा प्रॉपर्टी बदमाशी करना, बदमाशी करने से हमको चाटा लगता है। ऐसे ही चार्ज मतलब मैटर का प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज। मतलब मैटर है तो उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा। तो वो क्या करता है? उसके कारण से फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं,
ठीक है। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर? ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। ये हायर क्लास में और डिटेल में तुमको पढ़ने को मिलेगा, लोरेंज फोर्स बोल के, लोरेंज फोर्स में तुमको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। लोरेंज फोर्स में जाके सीखोगे, अभी काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अब बस ये समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा फील्ड जो किसके वजह से क्रिएट हुआ हो? इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बेसिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं ELEC, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन से जो फील्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अरे यार ये वन शॉट वीडियो में हमेशा डीप घुस जाता हूँ, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो, समझ में आया? हाँ सर आगे बढ़ते हैं, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सर इसका थोड़ा प्रॉपर्टी बताइए, चार्ज का प्रॉपर्टी। ठीक है बताते हैं, लिखो। अरे मिट जा भाई, पता नहीं काहे अंदर घुस जाते हैं हम हर एक टॉपिक का। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी काहे का टेंशन, तुम तो 1.5x 2x में ही देख रहे होगे, है ना, प्रो आदमी हो तुम तो। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1। सर ये जो चार्ज होता है ना, ये जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। आगे बढ़िए। अब ये जो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, लाइक चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं, लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल ईच अदर करता है सर। मतलब अगर सेम चार्ज हो, जैसे कि पॉजिटिव सेम आए तो रिपेल करेगा, हाँ हमको पसंद नहीं आया तुम। अगर फिर नेगेटिव अगर सेम आया तो भी बोलेगा पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो तो क्या होएगा? पता नहीं क्यों बहुत ही पसंद लग रहा है हमको तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो हमें बहुत मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है, अट्रैक्शन होएगा, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा अनलाइक चार्ज क्या करेगा बेटा? कहाँ गया भाई? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा और लाइक चार्ज रिपेल करेगा, और लिखा हुआ है रिपेल करेगा। क्या इतना तुम्हें समझ में आया? हाँ सर दूसरा प्रॉपर्टी बताइए। तो चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी, लो भाई लो। ये जो चार्ज है ना भाई, उसका जो है, अगर हम बहुत सारा चार्ज को एक आइसोलेटेड सिस्टम में रख देना तो उसका जो सम है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, कंजर्व रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर एक 1 कूलम चार्ज है, एक +1 कूलम चार्ज, एक +2 कूलम चार्ज, और फिर एक +3 कूलम चार्ज, ठीक है। ये मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा, इसको गुड़ुंग 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 करूंगा, गुड़ुंग 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 मिक्सिंग। तो क्या होएगा फिर? हो सकता है इसमें क्या हो जाए सर? हो सकता है इसमें 2 कूलम चार्ज हो जाए, इसमें भी 2 कूलम चार्ज हो जाए, 3 4 5 6, और इसमें भी 2 कूलम चार्ज। देखो क्या चार्ज चेंज हुआ? 1 बन गया 2 का 2 ही रहा, ये 3 बन गया 2। हाँ सर चेंज हुआ, लेकिन जो सम है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसमें टोटल कितना चार्ज है? 2 + 1 + 3, 3 4 5 6 कूलम चार्ज है टोटल, इसमें भी 2 2 2 6 कूलम चार्ज। तो जो सिस्टम में है, जो पूरा सिस्टम में है वो कांस्टेंट रहेगा। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, ये चेंज नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है सर समझ में आया? अरे यार मतलब अगर मेरे पास सिस्टम है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, उसको मैं हिलाता हूँ तो हो सकता है कि जो अंदर में चार्ज प्रेजेंट हो वो चेंज हो जाए, लेकिन पूरा आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ क्लास 10 में ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर आगे बढ़िए सर। ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर क्या लिखो भाई बड़े बड़े अक्षर में कि जो चार्ज है इज क्वांटाइज्ड। सर क्वांटाइज्ड माने क्या है सर? क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड होता है चार्ज। क्या होता है भाई? फिक्स्ड। माने समझ में नहीं आया सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम दुकान में जाओ और तुम बोलोगे सर हमें जो है चॉकलेट दो, तो वो तुमको क्या बोलेगा? एक चॉकलेट चाहिए या 2 चॉकलेट चाहिए या 3 चॉकलेट चाहिए, ऐसा बोलेगा तुमको? अरे हाँ कि ना भाई? हाँ सर। तो तुम बोलेगे हमको 1.5 चॉकलेट चाहिए, तो तुम्हें क्या करेगा? चाटा मार के भेज देगा तुमको, घर जाओ भाई, नहीं मिलेगा 1.5 चॉकलेट, ऐसा बोलेगा तुमको? हाँ सर। तो ऐसे ही चार्ज भी क्वांटाइज होता है। हम हो सके कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब देखो ध्यान से सुनो, सुन रहे हो ना भाई? हाँ सर। देखो ये टॉपिक पे आने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमको बताता हूं कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। तुमने देखा होगा कि जब हम दो चीज को, जैसे कि जब हम चूल और स्केल को रब करते हैं तो तुमने देखा होगा कि स्केल में पेपर आके अटैच होता है। हाँ सर। तो वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम रब कर रहे हैं ना तो स्केल जो है वो चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेन कर लेता है, मतलब चार्ज गेन कर लेता है। सर कैसे? ध्यान से सुनो। जब हम बॉडी को रब करते हैं ना तो हमारे बॉडी के बीच में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो मैं इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, अगर तुम्हें डिटेल देखा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। हाउ चार्ज इज डेवलप्ड, हाउ चार्ज इज डेवलप्ड। तो बेसिकली व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो चार्ज डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर मैं ऑब्जेक्ट ए और बी को रब कर रहा हूं, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए। अब इलेक्ट्रॉन जाना माने चाहे 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या फिर 3 4 5 6 7 8 100 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या फिर कितना भी जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा जिंदगी में कि 1.5 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाए। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। मतलब अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो ये बॉडी बी में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, और ए में जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव यहां से टाटा बाय बाय बोल दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इसको मिला तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर समझ में आया। और तुम्हें पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हाँ सर समझ में आया। तो अब ध्यान सुनो, अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर मैं बॉडी ए और बी को रब करता हूं तो ये मान लो कि यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो इस बॉडी में कितना चार्ज होगा? सर कितना चार्ज होगा ये हमको आइडिया नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इसमें। और ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है उस तरफ, मतलब ये जो बॉडी है उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। हाँ सर। तो यहां पर कितना चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज। लेकिन कितना? अरे सर 2 इलेक्ट्रॉन मिला ना, हमें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? ये बॉडी में पूरा चार्ज क्यू, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल होता है क्यू। तो इस बॉडी में होगा 2 इंटू, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गया है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा इसमें। और ये बॉडी में कितना चार्ज होगा? प्लस, क्योंकि 2 उधर गया, और कितना प्लस? यहां जितना है उतना। सर नहीं समझ में आया। ओ टोपा, अगर मैं तुम्हें मेरे तरफ से 2 रुपये दे रहा हूं तुमको, क्योंकि तुमको 2 ही रुपये चाहिए होगा, मैंने तुमको 2 रुपये दिया तो तुम अपने जेब में 2 रुपये लगाओगे, तो तुम्हारी जेब में +2 पैसा हो गया, मेरे जेब में -2 पैसा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसको मिला तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। शायद तुमको समझ में आया। और यहीं से क्वांटाइजेशन होता है। हो सकता है कि ये बॉडी के पास कितना हो, कहाँ गया बैठना फिर,
देखो अगर यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गया तो बी के पास कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर तीन इलेक्ट्रॉन गया तो 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बीच में चार्ज पॉसिबल नहीं है, या फिर चार्ज इतना हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है। इसके बीच में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब फिक्स अमाउंट। जैसे कि एक चॉकलेट हो सकता है या फिर दो चॉकलेट, उसके बीच में कोई चॉकलेट नहीं हो सकता है। तीन चॉकलेट हो सकता है, उसके बीच में कोई चॉकलेट नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है, या फिर इतना, या फिर उतना, या फिर इतना, इसके बीच में कोई चार्ज नहीं होएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तुमको प्रूव भी करा दिया। एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन गया तो इतना, अगर चार इलेक्ट्रॉन गया तो इतना। इसके बीच में कोई पॉसिबल ही नहीं है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। बोलते हैं अगर हमें बॉडी का चार्ज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Q इक्वल्स टू एनी, या फिर हम बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, जिसमें नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किस में होएगा, वन विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज किस में होएगा, वन विच गेन इलेक्ट्रॉन। शायद ज़्यादा ही भाषणबाजी हो गया, बस ये फॉर्मूला याद करना, तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कर लेना, बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन होएगा ही होएगा कि एक बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट। तो गेन किया मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, और कितना, थ्री इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चलो समझ में आया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो लिखो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट, ऐसा यूनिट में हम उसको बोलते हैं कूलम, कूलम बोलते हैं। ठीक है, CGS में हम बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और ये भी याद करो 1 कूलम जो है वो होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ठीक है, क्या इतना याद हो जाएगा? बहुत सिंपल है। हाँ सर बहुत सिंपल है। हमने क्या सीखा सर? चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। हाँ सर, उसके बाद सर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नहीं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, जिसके कारण से क्या होता है, मैटर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। दूसरा सर प्रॉपर्टी हमने सीखा, लाइक चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है सर, हमने देखा कि अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सप्रेशन किसका चार्ज का कर दे तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। फिर हमने देखा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, इतना चार्ज हो सकता है, इतना चार्ज, इतना चार्ज, इतना चार्ज, उसके बीच में कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। और फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। प्लस तब होएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कोई भी बॉडी, और नेगेटिव तब होएगा जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ये है यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, ESU, और ये रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। शायद तुमको समझ में आया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपन, चलो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। चलो लिखो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत सिंपल है। कूलम्स लॉ क्या बात करता है कि अगर दो चार्ज है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होएगा वो बात करता है इसमें। तो ध्यान सुनो, हमने ये पढ़ा हुआ है
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। मतलब देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ना, तो वो फोर्स कितना होता है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कूलम्स लॉ। ठीक है सर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से। अगर यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर भी एक चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ना भाई। हाँ सर मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा इसके बीच में? अट्रैक्शन होगा क्या? हाँ सर अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर छोड़ो इसी में बात कर लेते हैं, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान सुनो, अगर ये दो बॉडी जो है नंबर 1 कंडीशन बहुत पास में है तो इसके बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा सर? ज्यादा, क्योंकि पास में है तो ज्यादा इन्फ्लुएंस होएगा। वरएल्स अगर बहुत दूर रख दे हम इसको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज को अगर हम इंक्रीज कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम। समझ में आ रहा है? अगर हम दो चार्ज को दूर दूर रख दें तो उसके बीच में जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, वहां से क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी बोले वो क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये रिलेशन है, याद कर लेना, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है सर, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये एक्सपेरिमेंट करके पता चला है। ठीक है, चलो ये तो लॉजिकली मैंने तुमको बता दिया कि फोर्स अगर है ना, चार्ज जो है दो चार्ज को अगर हम दूर रखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि स्क्वायर के पावर में कम होएगा। ठीक है सर, ये एक बात। दूसरा बात सर, अगर मान लो, ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, इसको मिटा देते हैं। दूसरी बात सर, अगर हम चार्ज को दूर दूर ना रखें, एक ही डिस्टेंस में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक ही डिस्टेंस में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट कंडीशन ये है कि अब ये जो है 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम, मतलब पॉजिटिव 1 कूलम, ये नेगेटिव 1 कूलम। ठीक है, समझ जाना। और यहां पर जो है पॉजिटिव 10 कूलम और ये नेगेटिव 10 कूलम, ऐसा कंडीशन है। तो क्या होएगा सर? ओ भाई, डिस्टेंस तो सेम है ना, हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया तो यहां पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और यहां पर जो है मैग्नीट्यूड कम है ना, कम पावर का है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा। तो रिलेशन क्या देखने को मिल रहा है हमको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ चार्ज। कैसा साइज ऑफ चार्ज? Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 Q2 ऐसा करके। चलो छोटा Q मान लेते हैं, बहुत सारा बुक में जो है Q1 Q2 मान लो, ये Q1 है ये Q2 है। ठीक है सर, मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है सर, तो अगर इसको हम कंबाइन कर ले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 ऊपर में है और नीचे में d स्क्वायर, ये हटा दो तो बन जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, और यही है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन और रिपल्सन इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर, और ये जो K है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। और ये जो K का वैल्यू है, K का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ होता है SI में,
और k का वैल्यू जो है वो 1 होता है किसमें, CGS में। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये k का वैल्यू क्या है, इन ईयर, k का वैल्यू इन ईयर। कैसे लिखूं, इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, ये भी एयर और वैक्यूम है। मीडियम चेंज होने पर k का वैल्यू चेंज होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो क्लास 10 लेवल में है वो इतना ही है कि k का वैल्यू जो है 9 × 10⁹ होएगा एयर और वैक्यूम में, और कोई मीडियम हमको पढ़ना नहीं है। और k का वैल्यू जो है 1 होगा किसमें, CGS यूनिट में। ठीक है, याद हो जाएगा इतना। हाँ सर, बहुत सिंपल है। तो कूलम्स लॉ ने ये बताया हमको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द चार्ज क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अभी लिखवाता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट। चलो, इतना हो गया। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर ना k का भी यूनिट कभी कभी पूछा जाता है। यूनिट ऑफ, लिख लो ऐसा, यूनिट ऑफ k, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है सर, क्या है सर k का वैल्यू, यूनिट। अरे यहाँ पर देखो ना, मैंने क्या बोला था तुमको, अगर हमें ऐसा यूनिट पता करना है तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो k का फॉर्मूला क्या होएगा बता सर। यहाँ से ना हम बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ ओ लिखो ना भाई, अभी तो एग्जाम आ गया। सर k का जो वैल्यू है, k का जो फॉर्मूला है, F × d² ऊपर जाएगा, Q1 Q2 नीचे आएगा। तो यहाँ से हम यूनिट बोल सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, d² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये Q1 Q2 मतलब कूलम है, c का स्क्वायर। हाँ सर, तो फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब यूनिट हो जाएगा, यहाँ से इधर लिखता हूँ nm का स्क्वायर, उसके बाद c-2, तो ये होगा यूनिट। समझ में आया, वेरी सिंपल है ना भाई। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि k का वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन, c-2, m का 2। शायद तुमको समझ में आया। ठीक है, चलो इन SI भी लिखते थे। चलो, अब लास्ट बचा हुआ है इसका स्टेटमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। ये तो चाहिए होगा मेरे को, क्योंकि मैं ये नहीं, ये तो चाहिए होगा मेरे को, यहीं से स्टेटमेंट लिखूंगा। तो कूलम्स लॉ स्टेट दैट द electrostatic force of attraction or repulsion between point charges, the Coulomb's law says that the electrostatic force of attraction or repulsion between the point charges is directly proportional to directly proportional to कौन भाई, directly proportional to the product of the magnitude of point charge and indirectly proportional to the कौन square of the distance between
द टू चार्ज। क्या ये बहुत सिंपल नहीं है सर? बहुत सिंपल है सर। अगर तुमने ये लेक्चर पहले ही देखा हुआ है तो तुम तो 2x में देख रहे होगे, है ना? नहीं, हाँ सर, वेरी सिंपल है सर। थोड़ा सा यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? कूलम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन किसका? पॉइंट चार्ज का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट, जहां पर d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है सर, समझ में आया। अब लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पूछ सकता है कभी कभी जिंदगी में, लेकिन नहीं पूछा है। तो एक बार समझ लो कि यहाँ पर जब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो वहाँ पर मैं बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा हूँ कि जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जो नहीं पूछेगा लेकिन हो सकता है ना, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, तो पूछ ले सकता है कि कब कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो तुमको लिखना पड़ेगा जब चार्ज पॉइंट नहीं हो। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज, ये याद रखना, ठीक है? लिख देता हूं, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल। कूलम का स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूं क्या? बाद में फिर पता चले कि पूरा ही गलत लिखा जा रहा है स्पेलिंग मेरे से। COULOMB, हाँ ठीक है। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज एंड, एक और बहुत यहां पर छुपा हुआ है, चार्ज जो है वो मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज मूविंग नहीं होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। एंड स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ऐसा नहीं कि चार्ज घूम रहा हो। यहां पर कहीं पर मेंशन होगा, देखो नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक हो, चार्ज मूव नहीं कर रहा हो। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्ज क्या हो? पॉइंट हो, और चार्ज जो हो वो रुका हुआ हो। इसको दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है? चलो, कूलम्स लॉ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ है हम लोग का। तो चार्ज का जो है मोटा मोटी कॉन्सेप्ट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्सेप्ट तो पहले ही कंप्लीट हुआ था, ये तो रिविजन चल रहा अभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? चलो अब डिस्कस करते हैं नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका पूरा डिस्कशन हो गया भाई। अगर मैं बहुत डीप में चला जाऊंगा ना, बहुत लंबा हो जाए, तो हम एकदम से जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड माने क्या है? कोई भी चार्ज हो, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कुछ इन्फ्लुएंस होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है इसका इन्फ्लुएंस कहीं तक तो हो। हाँ सर, होगा। जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड चार्ज up to which it has it influence। और हम ये मानते हैं कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज जो होता है वो इन्फिनिटी तक होता है। मतलब अगर कोई भी चार्ज हो तो उसका जो वर्चस्व है, उसका जो इन्फ्लुएंस है कहां तक होएगा? इन्फिनिटी तक होएगा। तो मतलब ये जो है बाउंड्री वो क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक होएगा, इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इज जीरो, मतलब V एट इंफिनिटी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी चार्ज का कहां तक इन्फ्लुएंस होगा? इन्फिनिटी तक होगा, इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या है, अगर मुझे चेक करना है कि इसका पोटेंशियल कितना है, अगर मुझे चेक करना है कि ये जो चार्ज है ना उसका पोटेंशियल कितना है, तो मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज लूँगा, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 कूलम चार्ज, उसको इन्फिनिटी में रखूँगा और उसके बाद इधर लेके आऊँगा। तो क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली धक्का मुक्की होएगा, क्योंकि अब उसके रडार के अंदर आ गया, उसके है ना बाउंड्री के अंदर आ गया, तो वो उसको धमकाएगा कि काहे आ रहे हो मेरे अंदर, मेरे जो इलाका है उसके अंदर काहे आ रहे हो, अभी रिपेल करके देता हूँ तुमको, तो वो रिपेल करेगा। तो उसका पोटेंशियल चेक करें हम कि कितना रिपेल कर सकता है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके पुश कर रहा हूँ तो ये उसको रिपेल करेगा, उसका पोटेंशियल होगा, हाँ हम नहीं आने देंगे। तो कितना पोटेंशियल होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा, जितना मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको बहुत अंदर तक लेके आ सकता हूँ, बहुत अंदर तक इसको इधर में लेके आ सकता हूँ। अगर इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो वो मेरे को अंदर आने ही नहीं देगा, वो दरवाज़ा बंद कर देगा, बोलेगा जाओ कल आना। हाँ सर, तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, मैं कितना वर्क कर सकता हूँ ये चार्ज को इधर लाने में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या है, मान लो यहाँ तक मैं लेके आया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट मे बी डिफाइंड एट वर्क डन per unit charge to bring, may be defined as the work done per unit charge to bring a unit positive, तुम फुल लिखना ठीक है, फुल ही लिख देता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point inside इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां से यहां लेके आने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है सर, ऐसे करके हम लोग पोटेंशियल चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ नहीं है, मान लो मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो पहले ही कहां पर हो, अंदर में हो, जो पहले ही रडार के अंदर हो। अब इसको अगर मैं मूव करूं एक पॉइंट से, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए हुआ और मैं मूव कर रहा हूं पॉइंट बी में यहाँ पर, तो कितना वर्क डन यहां से यहां जाने में करना पड़ा, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। इट में बी डिफाइंड as the work done to bring a unit positive charge from one point to another in the inside the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, अगर तुमको समझ में आया होगा। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो बहुत डिटेल लेक्चर है, ये वन शॉट है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते हुए जाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो हम लिख सकते हैं, इधर में लिखते हैं थोड़ा सा दूसरा कलर से। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने क्या है सर, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज है सर, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है सर, और सर इसका यूनिट क्या होगा सर, देखो यूनिट ऑफ वी हमेशा याद करना, मैंने तुमको बोला है सर, जब भी तुमको यूनिट पता करना हो ना सर, तो तुमको क्या करना है सर, उसका फॉर्मूला देखना है सर। ऊपर में वर्क डन है मतलब जूल होएगा, नीचे में कूलम, क्योंकि चार्ज है तो कूलम होएगा, तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो जूल पर कूलम, तो ये होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जूल पर कूलम को ही भाई साहब वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, झटका लगा क्या वोल्ट का? जूल पर कूलम और वोल्ट एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो शायद तुमको समझ में आया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब दूसरा टॉपिक में जाते हैं, थोड़ा सा ईएमएफ
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जानते हैं, अभी जान लो, बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो लिखो ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये है एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एनर्जी है। EMF is the energy supplied by कौन, सोर्स। जो कौन हो सकता है, बैटरी। EMF is the energy supplied by source, किसको, टू पर यूनिट चार्ज, to per unit charge which flow in the electric circuit। ठीक है, तो हमेशा याद करना, ये हमेशा मतलब ये याद करके रखो बैक ऑफ द माइंड में, बाद में जब हम करेंगे और डिटेल में करेंगे, अभी मैं बोल दे रहा हूँ ताकि बाद में तुमको थोड़ा सा फैमिलियरिटी लगे, ठीक है। चलो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई भी फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। क्या है भाई, एनर्जी, जो किसको दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फिर बोलो चार्ज, इलेक्ट्रॉन या फिर बोलो चार्ज, इसको क्या दिया जाता है, EMF मतलब एनर्जी। काहे, ताकि ये जो चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, मूव हो। कहां पर, इलेक्ट्रिक सर्किट पर। इलेक्ट्रिक सर्किट देखे हो, हाँ सर, बचपन में बनाए भी थे। एक मोटर होता था, तार जोड़ते थे वहां पर और बैटरी में कनेक्ट करते थे, तो जो मोटर है वो हिनहिनाते हुए घूमता था सर। ऐसा कुछ देखे हो तुमने, हाँ सर देखे हैं। तो वो मोटर काहे घूम रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गया है कहीं से। कहाँ से मिला, बैटरी से मिला ना। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बैटरी का जो एनर्जी देता है ना, वो एनर्जी को बोलते हैं EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स या फिर बैटरी टू पर यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज को हम लोग एनर्जी देते हैं ताकि वो क्या करे, फ्लो करे इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। इतना याद हो जाएगा, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलो, है ना। ऐसा नहीं कि वो लोग पूछ लेगा कि EMF क्या है। चलो अब आगे ना एक और कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में रखो, ठीक है। एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, ये कंडक्टर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये बोलना गलत है कि ये कंडक्टर के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा याद करना, कोई भी बॉडी चार्ज होता है बाय द मूवमेंट या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम हो तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं रे, इससे इलेक्ट्रॉन चला गया है इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम वायर से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करने लग जाएगा, है ना। हाँ सर, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ हुआ। मतलब कौन मूव हुआ, चार्ज मूव हुआ। लेकिन सर अभी पढ़े थे कि चार्ज तभी मूव होगा जब उसके पास एनर्जी हो। हाँ अरे भाई, मतलब एनर्जी है ये चार्ज के पास इसीलिए मूव कर रहा है, ठीक है। ये याद रखना दिमाग में, ठीक है सर। अब ये याद रखो कि पॉजिटिव है मतलब ये हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव है मतलब लोअर पोटेंशियल। एक भाई ने मेरे को पूछा था टेलीग्राम में कि सर पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल क्यों मानते हैं, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल क्यों मानते हैं।
तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा है ना अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये जो है बहुत, अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो हो सके कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हायर क्लासेस में अगर तुम साइंस लोगे तो तुमको समझ में आ ही जाएगा। क्या जानना चाहते हो, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या हो समझ में आ जाए। देखो, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा। तो इन्फिनिटी में अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ तो अंदर लेके आने पर ये क्या करेगा, उसको रिपेल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके पास तो रिपेल करेगा, रिपेल। तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ तक आने में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। वेरल्स अगर ये नेगेटिव हो तो ये तो बोलेगा आओ भाई तुम्हारा तो इंतज़ार था, नेगेटिव बोलेगा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो मेरे को तो इसको रोकना पड़ेगा ना एक्सटर्नल फोर्स से, तो इसका लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, समझ में आया तुमको, समझ जाओगे भाई हायर क्लास में, थोड़ा ज़्यादा डीपली नहीं जाते। चलो इधर आओ। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव होते जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ। हमेशा याद करना, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर, और पॉजिट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव टू हायर, और इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये याद रखना। ठीक है सर, करंट फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हेलो, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज जरूरी। अगर पोटेंशियल सेम है, इधर भी सेम पोटेंशियल उधर भी सेम पोटेंशियल, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मैंडेटरी, याद हो जाएगा। हाँ सर, अब ध्यान से लो, अगर ये सर्किट है, ये बल्ब, क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बैटरी नहीं है तो कैसे जलेगा? बैटरी नहीं है तो कैसे जलेगा सर? हाँ, मतलब यहां पर जो है चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज मूव करेगा तभी करंट फ्लो होएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किया तभी करंट उस तरफ मूव किया, वरना करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज जरूरी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जरूरी होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी करंट फ्लो होएगा। और ये पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव कौन कराएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कराएगा? ईएमएफ। ध्यान सुनो, ये बल्ब जलने के लिए, ये बल्ब जलने के लिए चार्ज का मूवमेंट होना जरूरी है। चार्ज मूव कब करेगा? जब एक तरफ हायर पोटेंशियल हो, दूसरा तरफ लोअर पोटेंशियल हो। अब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कौन करेगा? बैटरी करेगा। बैटरी लगा दो, एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ से होने लगेगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके ऑपोजिट करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो जो हम पढ़ रहे थे ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या है? ईएमएफ क्या है सर? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय सोर्स। और ये जो ईएमएफ है वही क्या करता है? इट कॉज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ईएमएफ क्या करता है? इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। मतलब बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में याद करना। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। कैसे? ईएमएफ से, एनर्जी पर सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके ऑपोजिट करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्या तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आया? अगर तुमने मेरा डिटेल लेक्चर समझ में आया ना, मतलब देखा है और ये भी देख रहे हो, तो अब तो खून में दौड़ रहा होगा ये सब। ठीक है, चलो
आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं करंट। करंट का डेफिनेशन याद करना भाई, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब चार्ज फ्लो करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं करंट इक्वल्स टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर हम इसको लिख सकते हैं करंट may be defined as the charge flow flowing through a conductor per unit. Current may be defined as the amount of कितना चार्ज, amount of charge flowing through a conductor per unit time, ठीक है। मतलब अरे यार कितना सिंपल है, देखो current flowing through a conductor may be defined as the amount of charge flowing through a conductor per unit time। क्या मैंने ये सिखाया था, फलना इज इक्वल टू एक्स बाय वाई लिखा हो तो फलना में भी डिफाइंड एज एक्स पर यूनिट वाई, ऐसा कुछ मैंने सिखाया था, तो वही तो है। करंट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलो अब यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या होगा, अरे यार फॉर्मूला याद है तो यूनिट तो याद होना ही चाहिए ना। क्यू का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ये, और इसी को हम एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है सर समझ में आ गया, ठीक है सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ को जानते हैं अब, ठीक है। चलो लिखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब देखो ओम्स लॉ में क्या होता है ना, तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होएगा। अभी मैं वही तो बता रहा था तुमको। सर क्या बता रहे थे, बताओ जरा, ध्यान सुनो। अगर ये एक कंडक्टर है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये दूसरा कंडक्टर है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या ये दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ सर, आपने बोला था पॉजिटिव होगा तो हायर पोटेंशियल, नेगेटिव होगा तो लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होएगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आई। हाँ सर। अब फिर दूसरा देखो, ये कंडक्टर है ये दूसरा कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव है भाई, बहुत सारा, बहुत भाई बहुत, और इसमें बहुत सारा नेगेटिव। तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो ये हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल, फिर इसको कनेक्ट करूं तो ये नेगेटिव से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, पॉजिटिव से उधर पॉजिट्रॉन जाएगा, या फिर करंट जाएगा बोल दे हम। हाँ सर। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, यहां कि यहां? तो तुम ऑब्वियसली बोलोगे कि यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट भी तो झनझनाते हुए उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होएगा। हाँ सर, इससे तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने पर
करंट का फ्लो भी ज़्यादा होएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर है। तो यही तो है ओम्स लॉ। समझ में आया? तो देखो क्या बोलता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट दैट current flowing through the conductor is, चलो यहां पर कांस्टेंट भी लिख देते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ स्टेट दैट टेम्परेचर एंड अदर, इसको मिटा दे, एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये वेरी सिंपल है। क्या है सर? ओम्स लॉ ये बोलता है जब टेम्परेचर और बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली, मतलब क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference between the two end of the conductor। देखो, ओम्स लॉ स्टेट दैट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? सर, करंट का। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू KI। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है ओम्स लॉ, वेरी सिंपल, नीट एंड क्लीन। मैंने बहुत ही प्यारा एग्जांपल देके तुमको समझाया, शायद तुम्हें समझ में आया, और तुमने अगर लेक्चर देखा है तो समझ में आ ही गया होगा। ये तो रिवीजन है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं, जल्दी भी क्या बोल लूँ, थोड़ा लेट ही जा रहे हैं हम लोग शायद। चलो ओम्स लॉ को आगे लेके जाएं, थोड़ा सा लेके जाइए सर, आगे लेके जाइए। चलो, अब यहाँ पर ना कुछ साइंटिस्ट लोग ये सोचने लगे कि ये के कौन है भाई, के का थोड़ा रिलेशन पता चल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उन लोग ने क्या किया, एक वायर लिया, ठीक है, मान लो ये एक पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा बोलो? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या है ना, V इज इक्वल टू KI तो आया। तो ये के कौन है? के कौन है? तो सर के तो है V/I। के कौन है? V/I है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखूं, हेलो हेलो हेलो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर को कांस्टेंट रखूं, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो सेम है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर इसको मैं कांस्टेंट मान लूं तो के और आई का रिलेशन क्या है? के एंड आई हैव इनवर्स रिलेशन इफ V इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर K बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ये रिलेशन है सर। मतलब अगर K को अगर हम बढ़ाएंगे तो V कम, सॉरी, तो I कम होएगा जब V क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। इसका मतलब K को हम ये बोल सकते हैं क्या, K को बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि K इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। ओ हो, हाँ सर, हम बोल तो सकते हैं। अगर हम K को इंक्रीज करा रहे हैं तो करंट कमती हो जा रहा है, तो K को इंक्रीज कराना मतलब करंट का ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ाना। करंट का ऑब्स्ट्रक्शन को हम बढ़ाएंगे तो करंट तो कम होएगा ऑब्वियसली। हाँ, तो यहीं से ये लॉजिक आया कि K जो है वो क्या है?
ऑब्स्ट्रक्शन है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो है V इज इक्वल टू आर आई, या फिर हम बोल सकते हैं बबीता इक्वल्स टू अय्यर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है सर। और यहीं से ग्राफ भी आता है कभी कभी जिंदगी में, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ग्राफ आता है V वर्सेस I ग्राफ। तो V और I का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में मैंने तुमको बताया था हमेशा याद रखना दो चीज, y इज इक्वल टू एम एक्स और दूसरा एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो इसको देखो क्या है, v इज इक्वल टू अय्यर, तो r कांस्टेंट है ना, r कांस्टेंट है, तो ये तो मुझे ये वाला लग रहा है, y इज इक्वल टू ये m और ये x, y x और ये कांस्टेंट, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, तो डॉट 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 ऐसे, x एक्सिस में v, y एक्सिस में i, बस सिंपल है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब क्या बचा हुआ है, हाँ थोड़ा सा अब रेजिस्टेंस का बात किया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ से ही क्या हुआ, रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को थोड़ा डिस्कस किया जाए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस may be defined as obstruction to the flow of current। ठीक है सर, ठीक है, ये समझ में आ गया सर। अब देखो ध्यान सुनो, अगर कोई भी वायर है ना, कोई भी वायर है, वायर का रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा, on what factor does the resistance depends, तो किस किस पर ये डिपेंड करेगा भाई। अब ध्यान सुनो, अगर बहुत छोटा वायर हो तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। काहे सर, देखो जब करंट को ना यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना है, तो अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट उस तरफ ट्रैवल करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं पर धक्का मुक्की लगेगा, क्योंकि जो वायर है वो पार्टिकल है, पार्टिकल में जो है अंदर में पार्टिकल होता है, तो उसमें धक्का मुक्की होएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो हमेशा याद करना लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। If wire is of high length, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हाई, मतलब लंबा रस्सी होने पर, मतलब लंबा वायर होने पर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। दूसरा एरिया, अगर एरिया बड़ा हो तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा जगह हो जाता है ट्रांसफर करने के लिए। तो दूसरा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको। अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर देने पर क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओ तो रेजिस्टिविटी एल बाई ए, तो ये जो है वो है रेजिस्टिविटी। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो होता है ओम। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। तो ये छोटा मोटा बातें हैं जो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है जब हम ये चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो शायद तुमको ये सब आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। और नेक्स्ट किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है सर, लेंथ पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर वायर का लेंथ बहुत लंबा है
तो रेजिस्टेंस हाई होगा, अगर वायर बहुत मोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। तो इन दोनों को कंप्रेस करने पर, मतलब मिलाने पर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, ये होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब क्या? रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी एल बाई ए, और अगर हम रेजिस्टिविटी का बात करें तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू ए बाई एल। ये फॉर्मूला आएगा क्या? हाँ सर आएगा सर। ध्यान सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये रेजिस्टिविटी क्या है भाई, रेजिस्टिविटी क्या है और क्या है क्या है क्या है, मैं तुमको बोलूंगा कि रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है भाई। रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब? रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर है? रेजिस्टेंस ही है, सेम टू सेम है, लेकिन कब? व्हेन एरिया ऑफ अ वायर इज यूनिट मतलब 1 और लेंथ ऑफ द वायर इज ऑल्सो यूनिट मतलब 1। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब कुछ नहीं है, अगर हम यूनिट लेंथ, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वायर है, ठीक है, और ये मान लो ये 9.5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है सर, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो, चलो 100 ओम मान लो, ठीक है। तो अगर मैं ये जो सेंटीमीटर है उसको कम कर दूं, मान लो अब मैं इसको कर दूं 9.5 से 8, तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मान लो 80 हो जाएगा 8 करने पर। क्या है? लेंथ कम कराने पर रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ सर, इसको और छोटा कर दो, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो हो सकता है ये 40 हो जाए रेजिस्टेंस। हाँ सर, तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है लेंथ पर। और रेजिस्टिविटी मतलब यूनिट लेंथ का, मतलब 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लो 4 सेंटीमीटर, तो यही जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। समझ में आया? तो वेरी सिंपल है। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम अगर तुमको पूछे ना कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी मे बी डिफाइंड एज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। वेरी सिंपल। ठीक है सर, यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर्मूला आता है ना, रेजिस्टेंस मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर, मीटर मीटर कैंसिल तो ओम मीटर, ये होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, शायद तुमको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना भाई, कि सब ऊपर से चला जा रहा है? सर आ रहा है सर। चलो, ओहो, 2 कंडक्टर भी हमको डिस्कस करना है, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर को जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, जैसे कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो ये भी हो गया डिस्कस। चलो बहुत कुछ डिस्कस हो गया अभी, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले जाए तो अपना काम बन जाएगा, है ना। चलो कर ही लेते हैं। इफेक्ट ऑन resistivity
ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, ओ सॉरी रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, एक ही गलत लिखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ध्यान सुनो, मतलब एक कंडक्टर है, तो बेसिकली कंडक्टर क्या होता है, वायर। देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं ना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो हमको बहुत पता है भाई कि सर ये जो पार्टिकल है अंदर का पार्टिकल वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। ये सब नहीं बोलूँगा, बोलते बोलते मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाने पर वो पार्टिकल क्या करेगा, क्योटिक मोशन करेगा। अरे भाई हाँ कि ना, हाँ सर। तो क्योटिक मोशन करेगा तो कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होना चाहिए ना। तो मानो कि यहां पर बहुत भयंकर पार्टी चल रहा है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होने पर अंदर में बहुत भयंकर पार्टी चलेगा। तो पार्टी चलेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करेगा मतलब करंट फ्लो नहीं होएगा, मतलब कम होएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल एंड chaotic मोशन, तो क्या होगा, विच हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो में हिंड्रेंस होएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर में ज्यादातर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में उसका उल्टा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब और तेजी से कंडक्ट करने लग जाता है। वाई, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है ना, वो जो है वो थोड़ा सा पास में होता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करने लग जाता है। ऐसा तुम देखोगे हायर क्लासेस में, है ना, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर जो ये गैप है ना भाई, फॉरबिडन गैप बोलते हैं इसको, ये नहीं बताना चाहिए तुमको लेकिन बता दे रहे हैं। फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत छोटा होता है। जो कंडक्टर होता है ना उसमें तो ओवरलैप होता है ऐसे करके, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर हो जाता है, तो कंडक्शन चलता है इसमें। लेकिन यहाँ पर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और यहाँ से जंप करने लग जाएगा। तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंडक्शन चालू हो जाएगा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस कम होता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा जिंदगी में। ये याद करना, ठीक है। ये सब तो याद नहीं करने से होगा, ये तुमसे आगे पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। हालांकि अभी तो रिमूव कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तुमको अगर जानना है तो सर्च करो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप, तो तुमको ये दिख जाएगा गूगल में। अभी तो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। चलो, तो शायद तुमको ये समझ में आ रहा है। तो इसको हम पार्ट में करते हैं, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ना एक ही बार में ख़त्म करना है भाई, मामूली बात नहीं है। इसको पार्ट में करते हैं। मेरा कमर दर्द करने लग गया रे भाई। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।